7वीं सदी के बाद जब इस्लामी सल्तनत तेजी से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैल रही थी तो दुनिया में एक गैर मामूली तब्दीली जन्म ले रही थी। ये सिर्फ फतूहात हुकूमत की बात नहीं थी, बल्कि इल्म, तहकीक और दरियाफ्त का एक नया दौर शुरू हो रहा था। यही वो दौर था जिसे आज हम इस्लामी साइंस का सुनहरी जमाना कहते हैं। इस वक्त यूरोप के कई हिस्से इल्मी ज़वाल का शिकार थे, लेकिन इस्लामी दुनिया इल्म और दानिश का मरकज बन चुकी थी। बगदाद, करतबा और काहिरा जैसे शहर न सिर्फ तिजारत के मराकिज़ थे बल्कि इल्म के गढ़ भी थे। यहाँ उलमा, फलसफी, तबीब और रियाजी दान जमा होकर नई दरियाफ्तें कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? इसका जवाब इस्लाम की बुनियादी तालीमात में छुपा हुआ है। इस्लाम की पहली वही ही पढ़ो के हुक्म से शुरू होती है। इल्म हासिल करना इबादत समझा गया। यही सोच लोगों को तहकीक, मुताला और नई चीजें सीखने की तरफ ले गई। जब इस्लामी सल्तनत फैली तो इसका सामना यूनानी, फारसी, हिंदी और मिस्री तहजीबों से हुआ। मगर उन तहजीबों को मुस्तरद करने के बजाय मुसलमानों ने उनके इल्म को अपनाया। कदीम किताबों का तर्जमा किया गया, उन्हें महफूज किया गया और फिर उन पर मजीद तहकीक की गई। इसी दौरान अब्बासी खिलाफत का क़याम अमल में आया, जिसने इस इल्मी तहरीक को एक नई रफ्तार दी। अब्बासी खुलफा जैसे अबू जफर मंसूर, हारून अल रशीद और मामून अल रशीद न सिर्फ हुक्मरान थे बल्कि इल्म के सरपरस्त भी थे। उन्होंने उलमा को माली मदद दी, कुतुब खानों की बुनियाद रखी और इल्मी मुबाहसों को फ़रोग़ दिया। और इसी सरपरस्ती के नतीजे में वजूद में आया दुनिया का एक अजीम तरीन इल्मी इदारा, बैतुल हिकमत, हाउस ऑफ विज़डम। लेकिन यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मरकज था जहां दुनिया भर का इल्म इकट्ठा हो रहा था और नई सोच जन्म ले रही थी। बगदाद के दिल में कायम बैतुल हिकमत सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जिसमें दुनिया भर का इल्म एक जगह जमा किया जाए और इसे मजीद आगे बढ़ाया जाए। ये इदारा खास तौर पर खलीफा मामून अल रशीद के दौर में अपने उरूज पर पहुंचा। यहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानों के माहिरीन, मुतरजमीन, साइंसदान और फ़लसफ़ी काम करते थे। यहाँ यूनानी फ़लसफ़ियों जैसे अरस्तू और अफलातून की किताबें, हिंदी रियाजी दानों के नज़रियात और फ़ारसी हिकमत की तहरीरें तर्जमा होकर अरबी में मुंतकिल की जा रही थी। लेकिन ये काम सिर्फ तर्जमे तक महदूद नहीं था। यहाँ तहकीक भी हो रही थी, तजर्बात भी किए जा रहे थे और नए नज़रियात भी पेश किए जा रहे थे। बैतुल हिकमत में काम करने वाले उलमा मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों से ताल्लुक़ रखते थे। मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब एक साथ बैठकर इल्म की खिदमत कर रहे थे। ये इस बात की अलामत था कि इल्म की कोई सरहद नहीं होती। यहाँ फल्कियात के माहिरीन सितारों का मुशाहिदा करते, रियाजी दान पेचीदा मसाइल हल करते और तबीब बीमारियों के इलाज तलाश करते। यही वो जगह थी जहाँ पहली बार मुनज़्ज़म साइंसी तहकीक का आगाज हुआ। मसलन यहाँ के साइंसदानों ने ज़मीन के क़ुत्र की पैमाइश करने की कोशिश की। उन्होंने नक्शे बनाए, आसमान का मुशाहिदा किया और तजर्बात के जरिए नताइज हासिल किए। ये सब इस दौर में हो रहा था जब दुनिया के कई हिस्सों में साइंसी तहकीक का तसव्वुर भी मौजूद नहीं था। बैतुल हिकमत ने न सिर्फ कदीम इल्म को महफूज किया बल्कि इसे एक नई शक्ल दी। यही वजह है कि इसे इंसानी तारीख के सबसे अहम इल्मी मराकिज़ में शुमार किया जाता है। इस्लामी सुनहरी दौर की असल ताकत इसके अजीम उलमा थे जिन्होंने इल्म के मुख्तलिफ शुबों में इनकलाब बर्पा किया। इनमें सबसे नुमाया नाम है मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारज़मी का। अल-ख्वारज़मी को अलजब्र का बानी कहा जाता है। आज हम जिस अलजब्र को पढ़ते हैं इसकी बुनियाद उन्हीं ने रखी। लफ्ज़ एल्गोरिदम भी उन्हीं के नाम से निकला है। फिर आते हैं इब्न सीना, एविसेना, जो एक अजीम तबीब और फ़लसफ़ी थे। उनकी किताब अल-कानून फ़ी अल-तिब सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। उन्होंने बीमारियों की तशख़ीस और इलाज के उसूल वज़ा किए जो आज भी अहमियत रखते हैं। इसी तरह इब्न इलाहिसुम एल-हिज़न को जदीद बसरियत, ऑप्टिक्स का बानी कहा जाता है। उन्होंने रोशनी, आँख और देखने के अमल पर तहकीक की और साबित किया कि रोशनी आँख में दाखिल होती है, न कि आँख से निकलती है। फल्कियात के मैदान में भी मुसलमानों ने अजीम कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने सितारों की हरकत का मुताला किया, कैलेंडर बेहतर बनाए और ज़मीन व आसमान के बारे में नई मालूमात हासिल की।
کیمیا کے شعبے میں جابر بن حیان نے تجرباتی طریقہ کار کو فروغ دیا، جسے بعد میں جدید کیمسٹری کی بنیاد سمجھا گیا۔ یہ تمام سائنسدان صرف نظریات تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے عملی تجربات کیے، مشاہدات کیے اور سائنسی طریقہ کار کو فروغ دیا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسلامی دنیا کو علم کا مرکز بنا دیا۔ ہر عروج کو ایک دن زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی کچھ اسلامی سنہری دور کے ساتھ بھی ہوا۔ 13 صدی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس علمی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھا 1258 میں منگولوں کا بغداد پر حملہ۔ ہلاکو خان کی فوجوں نے شہر کو تباہ کر دیا، کتب خانے جلا دیے گئے اور بیت الحکمت کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک عظیم نقصان تھا، نہ صرف اسلامی دنیا کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ لیکن کیا یہ علم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ نہیں۔ مسلم علماء کی تحریریں، ان کی تحقیقات اور ان کے نظریات یورپ تک پہنچ چکے تھے۔ بعد میں یہی علم یورپ کی نشت ثانیہ، رینیسانس کی بنیاد بنا، یعنی وہی علم جو بغداد، قرطبہ اور قاہرہ میں پروان چڑھا۔ اس نے یورپ کو جگایا اور جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج ہم جو ریاضی، طب، فلکیات اور سائنس پڑھتے ہیں، اس میں اسلامی سنہری دور کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ یہ دور ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ جب معاشرہ علم کو اہمیت دیتا ہے، جب سوال پوچھنے کی آزادی ہوتی ہے، جب تحقیق کو فروغ دیا جاتا ہے، تو وہ قومیں ترقی کرتی ہے، اور جب علم کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو زوال آتا ہے۔